हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो आपकी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12 ज्योग्राफी की जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक है, उसका जो चैप्टर नंबर 10 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसका हम वन शॉट रिवीजन होने वाला है। ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होने वाला है। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या वन शॉट रिवीजन से क्या मतलब है मेरा? इससे मतलब यह है कि इस पूरे वीडियो में आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। आपको अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक वीडियो पूरे चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझा देगा। इसलिए ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जो आपका चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सीबीएसई सीधे सीधे इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारी चीजें, सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक, चाहे हिंदी मीडियम हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, कुछ भी आपकी तैयारी हो, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि 2 चैप्टर देने के बाद या 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद बाकी की चीजों के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यहां सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। एक चीज और आप लोग ध्यान रखें, अगर आपको इस चैप्टर के टॉपिक वाइज अगर वीडियोस देखना हो, अगर आपको ऐसा हो कि हमें एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो टॉपिक वाइज वीडियोस भी बन चुके हैं। आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, और अगर आपको वहां पे नहीं मिल रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, या मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आप लोग क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज वीडियोस देख सकते हैं इनके। क्लियर है? कमिंग टू द अगेन अवर चैप्टर, कौन सा? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो हम इस हेडिंग से क्या समझते हैं? ये जो हेडिंग है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आप इस हेडिंग से क्या समझते हैं? देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। आप लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल कैसे जा रहे हैं? बस में बैठ के जा रहे हैं, कार में बैठ के जा रहे हैं, वैन में, ऑटो में, रिक्शा में, किसी न किसी में स्कूल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। तो आप किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर रहे हैं। स्कूल में जाके आप क्या कर रहे हैं? आप बातें कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब ये होगा कि हम आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं। कोई भी नई बात नहीं है, सब आपको पता है। हम आइडियाज को एक्सचेंज फेस टू फेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम आइडियाज को एक्सचेंज सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, ये क्या हुआ? मैंने कुछ अपना आइडिया आप लोगों को दिया। अभी तो हम बुक की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप और भी चैनल्स देख रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ लोग अपने आइडियाज देते हैं कि ऐसा है, ऐसा है। तो वो क्या हो रहा है? वो लोग आपको अपने आइडियाज दे रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आप चीजें शेयर कर रहे हैं, आप रील्स शेयर कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया? ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ लोगो ही नहीं, अगर आप देखें तो ये सिर्फ सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है कि फैक्ट्री से कुछ सामान बना। अब फैक्ट्री से कुछ सामान बना है तो सामान कहां पे जाएगा? वो सामान जाएगा कंज्यूमर के पास में, वो सामान जाएगा दुकानदारों के पास में। तो कैसे जाएगा? वो इन ट्रक के माध्यम से जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ये ट्रांसपोर्ट हुआ। और ट्रांसपोर्ट ऐसा ही नहीं है, अगर हम प्राइमरी एक्टिविटी में देखें तो जब खेती करना होता है तो ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? आपकी लाइब्रेरी की बुक्स हो, कुछ भी हो, तो सारी चीजें क्या है? यहां पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, चाहे गुड्स हो चाहे इंसान हो। ट्रांसपोर्टेशन आज की नीड है। हम बिना ट्रांसपोर्टेशन के नहीं रह सकते हैं। कितना पैदल चलोगे? ठीक है, अल्टीमेटली हमें साइकिल, ट्रक, गाड़ी, मेट्रो, ये सारी चीजें चाहिए होती है। कम्युनिकेशन आप समझ ही गए। कम्युनिकेशन क्या हो रहा है? हम आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं। आजकल तो कम्युनिकेशन के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ठीक है, यूट्यूब, बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। आज की जनरेशन, आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं इन सारी चीजों में। ऑनलाइन क्लासेस चलना, जूम पे आपकी क्लासेस चल रही होगी, टीम्स पे चल रही होगी, गूगल मीट पे चल रही होगी, ठीक है, आपके स्कूल का कोई ऐप उन्होंने बना दिया होगा, वहां पे चल रही होगी। तो ये सारी चीजें क्या है? हम यहाँ पे कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। क्लियर?
आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले इस पूरे चैप्टर में हम लोग समझने क्या वाले हैं, ये आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। आपको पूरी हेडिंग की अंडरस्टैंडिंग यहां पे हो गई होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से करेंगे। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर हम जाएंगे हमारे कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे। ठीक है, हम पहले ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से समझते हैं, फिर हम कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। नाउ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देयर आर डिफरेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट. Each of them have different characteristics. People can choose any means of transport according to their requirement and capability. ठीक है, तो अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो जमीन पे चलते हैं, ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट हम ले सकते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो हवा में, प्लेन, कुछ पानी में, शिप्स, बोट्स। ठीक है, तो अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। इंसान अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इन ट्रांसपोर्ट को यूज करता है। अगर किसी इंसान को मान लो क्या मानते हैं हम, मान लो दिल्ली से मुंबई जाना होगा, तो उसके ऊपर है वो कार से भी जा सकता है, उसके ऊपर है वो ट्रेन से भी जा सकता है, उसके ऊपर है वो प्लेन से भी जा सकता है। ठीक है, तो लोग अपनी नीड के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने रुपए के हिसाब से, जिसको जो सही लग रहा है वो उस हिसाब से उन ट्रांसपोर्टेशन को यूज करता है। अब हमें क्या करना है, हमने ये जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है इनके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर क्या है, एयर क्या है। अब लैंड ट्रांसपोर्ट में हम अलग अलग तरीके के रोड्स वगैरह ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक करके इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे समझेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड, रेल, ये सारी चीजें हो गई है, हम इनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन इंडिया लैंड ट्रांसपोर्ट इज डेवलप्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स when pathways and earned metal roads were used for transportation of peoples and goods. With the economic and technological advancement, there are now metal roads and railway for movement of large volume of goods and passenger from one place to another. Ropeway, cableway, pipeline are also constructed to meet the demand of transporting specific goods under special circumstances. ठीक है, अब जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो हम एंशिएंट टाइम से देखते आ रहे हैं। एंशिएंट टाइम से कैसे, पहले के जमाने में अगर आप देखो, हम एंशिएंट टाइम में चले जाएं तो आज के टाइम में जो आपको पक्के रोड दिख रहे हैं, जो आपको अच्छे रोड दिख रहे हैं, खूबसूरत रोड दिख रहे हैं, पहले वैसा नहीं हुआ करते थे। पहले कच्चे रोड हुआ करते थे। ठीक है, तो पहले बैलगाड़ी से ही उन पे ट्रांसपोर्टेशन होता था, मतलब बैलगाड़ी से ही लोग इधर से उधर जाते थे। बैलगाड़ी के थ्रू अपने राजा महाराजा के समय नहीं देखा कि आपने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, आपने कहीं बुक्स में देखा होगा, आपने कहीं कॉमिक्स में देखा होगा कि वो बैलगाड़ी के थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा चीपेस्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज है। चाहे अगर हम हिस्ट्री में जाए, चाहे हम प्रेजेंट में जाए या फ्यूचर में जाए, लैंड ट्रांसपोर्ट लोगों को है कि वहां जा रहे हैं, चले जाते हैं ना। सो लैंड ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज है। लेकिन समय और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हमने अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन देखे। आज के तारीख में आप ट्रक भी देख रहे हैं, आप बस भी देख रहे हैं, आप साइकिल भी देख रहे हैं, आप स्कूटी भी देख रहे हैं, आप रेल भी देख रहे हैं, मतलब ट्रेन्स भी देख रहे हैं। तो हमने देखा कि समय के अनुसार टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा बदलाव आ गया है, और टेक्नोलॉजी में बदलाव आने के कारण क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मोड डेवलप हो गए हैं। क्लियर है, यहां तक आपको, यहां पे तक चीजें आपको यहां पे सेंस कर रही है। ठीक है, नौ यहां पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की बात करते हैं, और ये थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार हमें कुछ फिगर्स नोट करने पड़ते हैं एग्जाम्स में। हम हर फिगर, हम हर डेटा, हम हर चीज को रट नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें हमारे दिमाग में बैठानी पड़ती है ताकि हम एग्जामिनर को वहां इंप्रेस कर पाए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर लिख के। सो यहाँ कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, India has second largest road network in world. It has total road length of 56 लाख किलोमीटर। ठीक है, 2017-18 का यह फिगर है।
इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, सबसे ज्यादा यूएस में है, उसके बाद में इंडिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। सो ये फिगर आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ रोड से बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, रोड से बहुत ज्यादा गुड्स ट्रैवल कर रहे हैं, और हमारे यहाँ रोड्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, रोड्स बनने की रफ्तार बहुत स्पीड से है हमारे यहाँ। क्लियर है? Road transport is preferable for short distance travel. About 85% of passenger and 70% of freight traffic are carried by road every year. ठीक है, रोड पे क्या होता है, रोड जो शॉर्टर डिस्टेंस होते हैं उसमें हम रोड्स को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझो कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो, ठीक है, आप ऐसी कुछ उसमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि आपको दिल्ली से मुंबई, मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, दिल्ली मुंबई, दिल्ली से हमें जाना है मुंबई, और यहां पे आगरा, यहां पे आगरा, यहां पे पुणे। ठीक, अब दिल्ली से मुंबई जाने वाले लोग जो अधिकतर हैं, वो अधिकतर लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रेफर नहीं करेंगे। रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रेफर क्यों नहीं करेंगे? दिल्ली से मुंबई जाने वाले लोग जो रहेंगे वो इसलिए प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस बहुत लंबा है। ऐसा नहीं कि रोड से लोग जाते नहीं, बिल्कुल रोड से लोग जाते हैं, लेकिन वे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो होंगे वो किससे जाएंगे? वो जाना पसंद करेंगे ट्रेन से। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जाना पसंद करेंगे ट्रेन से। वही अगर हमें मुंबई से पुणे जाना हो तो मुंबई से पुणे हम कैसे जाएंगे? मुंबई से पुणे हम लोग जाएंगे बाय रोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे का रास्ता है बस। अगर दिल्ली से आगरा जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? हम जाएंगे बाय रोड। यहां पे हम ज्यादा ट्रेन या कुछ यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रास्ता छोटा है। ठीक, तो इससे मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? इससे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो शॉर्टर डिस्टेंस होते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस पे लोग रोड से ट्रेवल करना पसंद करते हैं। अगर छोटी दूरी पे जाना हो, अगर ऐसा हो कि 5 घंटे का तो रास्ता है, 3 घंटे का तो रास्ता है, तो वहां हम रोड ट्रांसपोर्टेशन, वहां हम कार, वहां हम किसी से भी चले जाते हैं। लेकिन हमें पता है 12 घंटे लग रहे हैं, हमें पता है 15-16 घंटे लग रहे हैं, तो वहां पे हम ट्रेन से जाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर प्लेन में एक इशू है। प्लेन में इशू ये, प्लेन में हम पहुंच तो बहुत जल्दी जाते हैं, आजकल प्लेन की टिकट्स भी बहुत कम में हो जाती है, बट इशू ये है कि आज भी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि प्लेन से ट्रेवल नहीं कर सकती। और प्लेन में अगर आप सडन, मतलब वो तो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग टिकट्स होती है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिमांड है, आपने सडन प्लेन की टिकट करी कि मुझे दिल्ली जाना है, कल जाना है, तो आज टिकट का प्राइस होगा, आज टिकट का प्राइस हो जाएगा उसका 8-9 हजार रुपए। वहीं अगर आप पहले से बुक करके रखोगे तो 3,000 में हो जाएगा। तो ऐसे वेरी करता है, इसलिए लोग प्लेन में कम ट्रेवल करते हैं। प्लेन में कोई इमरजेंसी हो या पहले से टिकट बुक हो या इमरजेंसी में कहीं किसी को जाना हो तो वो उस हिसाब से जाता है। ठीक, समझ में आ गया? तो जैसे अगर डिस्टेंस शॉर्टर होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो किससे ट्रेवल किया जाएगा? अगर डिस्टेंस कम होगा तो ट्रेवल किया जाएगा रोड्स के द्वारा। क्लियर है? ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहां पे क्लियर है। ठीक, The first attempt to improve and modernize road network was made in 1943 with Nagpur Plan. But however, due to lack of coordination among princely state and British India, it was not implemented. अब जब अंग्रेज लोग थे तभी थोड़ा सा इसका प्रयास वगैरह किया जा रहा था, रोड ट्रांसपोर्टेशन मतलब रोड्स को इंप्रूव करने, रोड्स की कंडीशन इंप्रूव करने। तो 1943 में थोड़ा सा पहला प्रयास किया गया 1943 में नागपुर प्लान के दौरान। अब हमें हिस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं घुसना है कि हम पूरा हिस्ट्री में घुस गए, आपको इस वाली चीज को बस ध्यान रखना है। ठीक, लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया। अब प्रिंसली स्टेट और ये सब क्या था, आई थिंक कि आपको पता, आप लोगों ने हिस्ट्री में इतना पढ़ा है, आपने अच्छे से अब तक बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। जहां अंग्रेज लोग थे और जहां राजा महाराजा का रूल था, उनके बीच में वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, तो ये प्लान कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक, और जो अंग्रेज लोग भी थे तो उनकी मंशा ये थी कि रोड्स हम वहां पे ज्यादा अच्छे से डेवलप करें जहां उनको फायदा हो। वो भी ऐसा नहीं कि हर गांव में रोड बना दे, ऐसा कोई विजन उनका भी नहीं था। उनका विजन ये था जो मेन सेंटर है वहां रोड बन जाए, ताकि हम क्या करें, हम अच्छे से हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हम अच्छे से हमारा ट्रेड वगैरह कर पाए। ठीक, क्लियर हुआ? Now after independence
20-year road plan 1961 was started to improve the condition of roads in India, but still roads continue to concentrate in and around urban centers. Even after the implementation of plan, rural India's and remote areas still least connected by the roads. For the purpose and construction and maintenance of roads are classified under national highway, state highway, major district road and rural roads. ठीक, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया कि आज आजादी के इतने साल बाद भी रोड ट्रांसपोर्टेशन मतलब रोड्स का डेवलपमेंट बहुत सही हुआ है, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ है वो शहरों के आसपास बहुत ज्यादा हुआ है कंपेरेबल गांव के आसपास। अगेन हम इसमें वही वाले एग्जांपल पे चलते हैं कि जैसे दिल्ली टू मुंबई, अब दिल्ली टू मुंबई जाना है हमें, तो दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए यहाँ तो हमने रोड बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन क्या होता है यहाँ पे कुछ कुछ गांव होंगे। अब ये गांव का यहाँ तक रोड आने का अच्छा नहीं होगा, या ये गांव की आपस में कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं होगी, यहाँ पे आज भी कच्चा रोड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम रोड्स बना देते हैं, रोड्स बिल्कुल बन रहे हैं, इंडिया में बहुत स्पीड से बन रहे हैं, लेकिन अर्बन सेंटर्स को हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो गांव के लोग हैं, जो आज भी विलेजेस में रह रहे हैं, उन पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया जा रहा है। ऑल्दो अब तो स्थितियां बहुत सुधर गई है, अब तो चीजें बहुत बदल गई है, ऐसा नहीं है, मतलब समय के साथ साथ विकास होता है तो हो रहा है, गांव में भी हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे डेवलपमेंट की स्पीड तेज है। यहाँ ये वाला जो एरिया है, यहाँ डेवलपमेंट की स्पीड तेज है, कंपेरेबल अगर हम देखें तो यहाँ जो स्पीड है ये कम है, यहाँ तेज है। क्लियर, समझ में आ गया, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि रोड बनाना, हमारा देश बहुत बड़ा है, हर जगह रोड बनाना, गांव में, शहर में, अलग अलग सिटीज को कनेक्ट करना, तो क्या किया गया, रोड्स को क्लासिफाई करवा दिया गया, अलग अलग उसमें हमने क्लासिफाई कर दिया, ताकि उस हिसाब से क्या होगा तो पता चलेगा कौन से रोड पे कौन सा रोड कौन बनाएगा, किसको मेंटेन करने की किसकी जवाबदारी है। इसलिए इंडिया में क्लासिफिकेशन किया गया, क्योंकि इतना बड़ा देश, इतने सारे रोड, उनको कौन मेंटेन करेगा, क्या होगा, कैसे बनेंगे, उन पे गड्ढा हो गया तो गड्ढा कौन भरेगा, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए रोड्स का क्या किया गया, रोड्स को क्लासिफाई करवा दिया गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड्स, इनमें करके क्लासिफाई करवा दिया गया, ताकि यहाँ पे पता रहे कि इनको मेंटेन वगैरह कौन करेगा। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि हम नेशनल हाईवे के बारे में समझते हैं, स्टेट हाईवेज के बारे में समझते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और रूरल रोड्स, इन चारों रोड्स के बारे में हम अब यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नाउ पहला, नेशनल हाईवेज। These roads are constructed and maintained by central government। यहाँ पे वर्ड आ गया नेशनल, तो इससे ऐसे समझ जाना कि इन रोड्स को कौन ध्यान रखेगा, इनका ध्यान रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का काम है। ये किसका काम है, केंद्र सरकार का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक, they are made for interstate transport and movement of defense personnel and material in strategic areas. The length of national highway has increased from 19,700 km in 1951 to 1 lakh something in 2016. These highway connect state capital, major cities, important ports, railway junction, etc. These roads carry 40% of road traffic despite constitute only 2% of total road length. अब नेशनल हाईवे क्या होते हैं, नेशनल हाईवे को आप कुछ इस हिसाब से समझें, मैं आपको यहीं पे भी सारा क्लासिफिकेशन यहीं पे कर देता हूं, ताकि फिर बाद में मैं रीड करते जाऊंगा और आपको भी समझ में आता जाएगा। मैं यहीं पे आपकी सारी क्लासिफिकेशन यहीं पे सारी दूर हो जाएगी। ये हमारा देश है, ठीक है। अब हमारा देश बहुत बड़ा है, नेशनल हाईवे वो होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है रोड बनाना, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो गया। नेशनल हाईवे में क्या होगा, नेशनल हाईवे में ये होगा कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ गुजरात है, आपको पता है, गुजरात से रोड गया यहाँ ऊपर, चलो गुजरात से रोड कहाँ चले गया, गुजरात से रोड गया, गुजरात से हमने रोड लेके आ गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटका, ऐसे ये रोड आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नेशन वाइड ये रोड कनेक्टेड है।
अब यहाँ पे जो मेजर सिटीज होती है, लाइक यहाँ पे अहमदाबाद को कनेक्ट कर लिया है, पुणे को कनेक्ट कर लिया, यहाँ कर्नाटका में बेंगलुरु तक हम रोड को लेके आ गए। तो जितनी भी जो मेजर सिटीज थी हमने उसको कनेक्ट कर लिया। इनको मेंटेन करने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि अलग अलग स्टेट से गुजरी है। ये गुजरात से भी गुजरी है, ये महाराष्ट्र से भी गुजरी है, ये गोवा से भी गुजरी है और ये कर्नाटका में भी आ गई। तो इनको मेंटेन करने का काम किसका हो गया? इनको मेंटेन करने का काम हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब ये जो रोड्स होते हैं बहुत चौड़े होते हैं, मतलब इनकी अगर हम इस तरीके से विड्थ देखें तो बहुत चौड़ी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का वो रहता है, ट्रक्स वगैरह जा रहे रहते हैं, लोग घूम रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रक्स जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो 40% पूरा 40% ट्रैफिक इन रोड्स पे रहता है, पूरा 40% ट्रैफिक इस रोड पे रहता है, 40% ट्रैफिक इस रोड पे है। और मात्र ये रोड सिर्फ 2% है पूरे देश में। अगर हम रोड्स को बांटेंगे, हम कैसे बांटते हैं, अगर आपको ये ध्यान हो तो आप ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना, हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं। इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हम ऐसे कर देंगे कि ये जो सबसे बड़ा पोर्शन है, मतलब इसको मैं 4 हिस्सों में बांट दूं, तो ये जो सबसे बड़ा पोर्शन है, एक ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया। तो ये सबसे कम है, सबसे कम नेशनल हाईवे है, सबसे कम नेशनल हाईवे है, लेकिन 40% ट्रैफिक नेशनल हाईवे के थ्रू गुजरता है, ठीक है। ज्यादा नेशनल हाईवे कम है और ट्रैफिक इनमें बहुत ज्यादा गुजरता है। रोड क्योंकि बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, अच्छी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ गया, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई है। अब इन नेशनल हाईवेज पे, इन नेशनल हाईवे को मेंटेन कौन करता है? ऐसे तो देखा जाए तो मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन आप ही मानो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ये तो नहीं है कि देखेंगे कहाँ कहाँ गड्ढा है, कहाँ कहाँ रोड बनाना है। अब प्राइम मिनिस्टर ही देखेंगे तो और भी बहुत सारे काम है, फॉरेन मिनिस्टर ही करेंगे तो और भी काम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन देखता है नेशनल हाईवेज को कि यहाँ हमें रोड बनाना है, हमें इस रोड को ठीक करना है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन नजर बना के रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में नजर बना के रखते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI is an important autonomous body under Ministry of Surface Transport, now Ministry of ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है आज की तारीख में, ठीक है, क्योंकि नाम बदल दिए गए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के, तो आज की तारीख में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इस मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉडी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बॉडी ध्यान रखती है, ये बॉडी देखती है कि कहाँ रोड बनाना है, कहाँ नहीं बनाना। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर ये बॉडी क्यों बनाई? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के भी बहुत सारे काम हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी बॉडीज हैं जिनका सबका अलग अलग काम है। तो पर्टिकुलरली नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है जो इसके अंदर है, NHAI, इसका काम है कि ये लोग नेशनल हाईवेज पे नजर बना के रखे, कहाँ नेशनल हाईवे बनाना है, कहाँ नेशनल हाईवे को ठीक करना है, ठीक है। तो कौन ध्यान रख रहा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, इन सारी चीजों का ध्यान रखती है, ठीक है। इट वॉज ऑपरेशनलाइज्ड इन 1995। इट हैज बीन असाइन्ड विद द टास्क ऑफ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज। दिस इज ऑल्सो एन अपेक्स बॉडी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे से देखो जितनी भी इर्द गिर्द बातें होती है, रोड को बनाना, नहीं बनाना, क्या करना, क्वालिटी इंप्रूव करना, वो सारा काम सौंप दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आती है और ये जो बॉडी है कब बनी थी? 1995 में बनी थी, ठीक, क्लियर हुआ। तो वापस यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे कौन ध्यान रखता है इनका ध्यान रखा जाता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखती है नेशनल हाईवेज का, ठीक, क्लियर हुआ। ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। देन मूविंग नेक्स्ट, अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम चलेंगे स्टेट हाईवेज पे। अब बारी आई है, नहीं स्टेट हाईवे पे नहीं, नेशनल हाईवे में भी अभी हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट डिस्कस करने हैं, ठीक है। और नेशनल हाईवे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल हाईवे के थोड़े से प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, देन हम चलेंगे स्टेट हाईवे पे। इतनी भी जल्दी क्या? Golden Quadrilateral, it is 5,846 kilometer, 4 to 6 high density traffic corridor. It connects India's 4 metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Its construction will help in reducing the time, distance and cost of movement among the mega cities considerably. यहाँ पे देखो
एक ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का बताया गया है। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या कर रहा है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर एक तरीके से जो 4 मेगा सिटीज हैं इंडिया की, जो 4 बड़ी बड़ी सिटीज हैं, उनको कनेक्ट कर रहा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब बीच में और भी छोटी छोटी सिटीज आ रही है, उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो 4 मेगा सिटीज है, इनको कनेक्ट किया गया। ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया गोल्डन ये क्वाड्रिलेटरल बना कि नहीं बना, मैथ्स आता है कि नहीं आता, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हो गया आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये इसने क्या किया, इसने मेजर सिटीज को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे अब कोई भी मूवमेंट वगैरह गुड्स का होता है तो बहुत इजीली हो जाता है। मुंबई से चेन्नई सामान भेजना है तो यहां से यहां आना, मतलब समुद्र के इस कोने से हमें इस कोने पे आना है, अरेबियन सी से समझ लो बे ऑफ बंगाल तक आना है, तो ये रास्ता चुना जा सकता है, ठीक है। यहां से कोलकाता जाना है तो ये, कोलकाता से दिल्ली जाना है तो ये। तो ऐसा ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया जिससे कि समय कम लगे, जिससे कि सामान फटाफट पहुंचे, लोग भी फटाफट पहुंचे। और ये 4 लेन या 6 लेन रोड है, मतलब बहुत चौड़े चौड़े रोड हैं, बहुत इनकी विड्थ अगर हम देखें तो बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। समझ में आया। अब यहां पे आपको एक चीज और समझनी है, वो चीज क्या है, आपको समझना है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो यहां पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी आपको समझना है। साथ ही साथ में हमें क्या देखना है, हमें इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को भी आपको देखना है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये कुछ इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स है। इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे समझते हैं, जरा ऐसा करके समझते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज 4000 किलोमीटर हाईवे विच एम्स टू कनेक्ट श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर विद कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, ठीक है। The east-west corridor is 3000 kilometer long, a road which aims to connect Silchar in Assam with the port town of Porbandar in Gujarat. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे हम ये देखते हैं, कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये श्रीनगर से यहाँ तक आया, एकदम कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक आया। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पोरबंदर से लेके ये जो कॉरिडोर है ये आसाम में गया। तो यहाँ पे ये कुछ रोड्स ऐसे बनाए गए इंडिया में, अच्छे विड्थ में भी लंबे, जहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक, अच्छा खासा गुड्स यहाँ पे मूव हो सके। फॉर एग्जाम्पल किसी को यहाँ से दिल्ली से पोरबंदर भी आना होगा तो ऐसे आके ऐसे चले जाएगा, रोड्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन उस हिसाब से। और एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना दिया गया है जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि जो मेगा सिटीज है, जितनी भी मेगा सिटीज है, वो मेगा सिटीज क्या हुई, वो मेगा सिटीज को हमने आपस में कनेक्ट कर लिया है। जितनी भी मेगा सिटीज हैं उनको हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक। समझ में आ गया मेगा सिटीज में कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इनका हमें थोड़ा सा मैप वर्क करना होगा, तो आपका मैप वर्क का आपको सेशन मिल जाएगा, एक कंप्लीट मैप वर्क का। तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें मैप में बता दूंगा और आप भी मैप वर्क की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना। तो मैप वर्क का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। फिलहाल आपको यहाँ पे समझ में आ गया, क्योंकि एक चीज है, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ से आप लोगों को सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चंस बनना है। 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनना है। या अगर कभी आपसे नेशनल हाईवे पे क्वेश्चंस आ गए हैं तो आप नेशनल हाईवे पे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस बता सकते हैं, मतलब ये फैक्ट एंड फिगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब हमें पढ़ना है स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे में क्या देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है और उसके अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनका काम है देखना। ये जो नेशनल हाईवे है इनमें मेजर ट्रैफिक इनमें होता है, 40% पूरे जो इंडिया का ट्रैफिक है वो इनमें घूमता है और मात्र ये 2% होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा स्टेट हाईवे पे फोकस करते हैं कि स्टेट हाईवे क्या है। सो स्टेट हाईवे को देखते हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन दीज हाईवे। अब स्टेट हाईवे को कौन मेंटेन कर रहा है, स्टेट हाईवे को मेंटेन कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का काम है। नेशनल हाईवे को कौन मेंटेन कर रहे थे, नेशनल हाईवे को मेंटेन कर रही थी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट हाईवे को मेंटेन कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन these highways. These roads connect state capital with district headquarters and other important towns. These roads are also connected to the national highways. Their share in the total
लेंथ ऑफ द कंट्री इज अबाउट 4%, 4% इनका शेयर होता है। अब स्टेट हाईवे को ऐसा समझो, स्टेट हाईवे को हम कैसे समझेंगे, स्टेट हाईवे को आप कुछ इस तरीके से समझिए यहाँ पे, जैसे ये हो गया नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे कितने परसेंट है, नेशनल हाईवे है हमारा, नेशनल हाईवे हमारा रहा 2%, स्टेट हाईवे है हमारा 4%। अब स्टेट हाईवे जो होता है वो स्टेट की कैपिटल जो होती है उसको दूसरी जगह से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, तो ये रहा भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। तो अब भोपाल से इंदौर, भोपाल से उज्जैन, यहाँ दूसरी डिस्ट्रिक्ट आ रही है, फिर हरदा से इंदौर, ऐसे करके ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट में ही सिचुएटेड रहते हैं। लेकिन अब क्या होता है, कुछ स्टेट हाईवे कहाँ पे मिल जाते हैं, कुछ स्टेट हाईवे जाके मिल जाते हैं नेशनल हाईवे पे। सारी रोड इंटरकनेक्टेड होती है ना, सारी रोड क्या होती, सारी रोड इंटरकनेक्टेड होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई स्टेट हाईवे जा रहा है, तो ये स्टेट हाईवे जाके नेशनल हाईवे में मिल जाता है एट द एंड। ठीक है, समझ में आ गया। स्टेट हाईवे को कौन मेंटेन कर रहा है, स्टेट हाईवे को मेंटेन कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, इसको हम थोड़े फ्लो चार्ट को बाद में थोड़े व्यवस्थित तौर पे बनाएंगे, थोड़ा सा और हम लोग डिस्ट्रिक्ट हाईवे और ये सारी चीजें समझ लेते हैं। देन आ गया डिस्ट्रिक्ट रोड। These road connect district headquarter and other important road in the district. They account for 14% of total length of the country. District road वो होते हैं जो कि जो मेन डिस्ट्रिक्ट होती है उसको छोटे छोटे गांवों से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो वो हो गया डिस्ट्रिक्ट रोड। ये कुछ इस तरीके की रोड्स होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की रोड्स होंगी ये। क्लियर है, समझ में आ गया। ये जो छोटी छोटी रोड होती है जो कि गांव को शहर से कनेक्ट कर रही है वो हो गई है डिस्ट्रिक्ट रोड। नाउ रूरल रोड्स, these roads provide link in the rural areas. About 80% of the total length in India are categorized as rural roads. There regional variation in density of rural roads such as they are influenced by the nature of terrain, topography of the region. जो रूरल रोड्स होती हैं वो देखो अलग अलग गांव को कनेक्ट करती है। वो इस गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करेगी, वो इस गांव को आगे आने वाले गांव को कनेक्ट करेगी। तो कुछ इस तरीके से रूरल रोड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे समझे, कुछ हम इसको कुछ इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। कुछ इस तरीके से अगर हमने एक फ्लो चार्ट बनाया बहुत बड़ा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 80% है, 80% को मैं कुछ इस हिसाब से कैटेगराइज कर दूं। 80% है रूरल रोड्स, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा 80% जो होगी वो होगी रूरल रोड्स, रूरल रोड्स। ठीक, ये समझ में आया। अब यहाँ पे जो बची हुई जो 14% है, 14% यहाँ पे होगा डिस्ट्रिक्ट रोड। 14% जो होगा वो होगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और यहां पे जो 2% जो है, 2% होगा यहां पे नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। और यहां पे 2% के बाद में यहां पे होगा 4% जो होगा वो क्या है, वो है स्टेट हाईवे। स्टेट वो है स्टेट हाईवे। 4% जो है वो है स्टेट हाईवे। क्लियर है, तो ये है पूरा रोड कंपोजिशन इन इंडिया। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रोड कंपोजिशन इन इंडिया, रोड कंपोजिशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया का रोड कॉम्पोजिशन तो सबसे कम है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 2% है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे होता है। फिर हो गया स्टेट हाईवे, वो है 4%। नेशनल हाईवे के बाद में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है स्टेट हाईवे पे। फिर हो गया
डिस्ट्रिक्ट रोड है 14%, इनमें स्टेट हाईवे से कम ट्रैफिक होता है, और रूरल रोड जो है वो 80% है, लेकिन इनमें सब बहुत ही कम ट्रैफिक होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा सुंदर रोड भी होते हैं नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवे, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर रूरल रोड। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे ये जो दो गांवों को कनेक्ट कर रही है, 2-3 गांवों को कनेक्ट कर रही है, वो क्या हो गया? वो हो गया रूरल रोड्स। यहाँ पे जो एक डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे गांव से कनेक्ट कर रही है, वो हो गया डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, वो हो गया डिस्ट्रिक्ट रोड्स। यहाँ पे स्टेट हाईवे जो है, जो स्टेट कैपिटल और जो अदर सिटीज है जो उसमें स्टेट में, उनको कनेक्ट कर रहा है, वो स्टेट हाईवे। और जो इंटर स्टेट जो रोड्स कनेक्टेड है, वो हो गया नेशनल हाईवे। इन नेशनल हाईवे में स्टेट हाईवे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, स्टेट हाईवे में डिस्ट्रिक्ट रोड कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट रोड में रूरल रोड्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होते रहते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे इंटरकनेक्टेडनेस भी रहती है, और ये है आपका पूरा रोड कॉम्पोजिशन, ये है हमारा पूरा रोड कॉम्पोजिशन। क्लियर है? समझ में आ गया? आप सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे 2-3 चीज और बची है, जैसे जो बॉर्डर रोड्स होती हैं, ठीक है, जो डिफेंस वाली जो होती है, जो इंटरनेशनल हाईवे होते हैं, ये 2 चीजें हमें और समझनी है यहाँ पे। ठीक है, सो अदर रोड्स, these include border roads and international highway. Border roads are strategically important along the northern and northeast boundary of the country. Border Road Organization BRO is responsible for construction and maintenance of these roads. ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन रोड के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हम लोग देखते हैं, जो मिलिट्री वाले लोग जहाँ पे जाते हैं, कुछ बॉर्डर की रोड्स होती है, चाहे आप कश्मीर एरिया में देख लो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में देख लो, जो चाइना से लगी हुई है, सो इन्हें हम थोड़ा सा बॉर्डर रोड कहते हैं, जो कि हमारे देश की सीमाओं से लगी रहती है। ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड होती है। स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड क्यों होती है? क्योंकि युद्ध के समय पे यहाँ पे सारी चीजें लेके आना, सारे हम वो कहते हैं ना, बंदूक, गोली, बारूद, सारी चीजें लेके आना, यहाँ पे मिलिट्री वाले पर्सन को यहाँ से मूव करना। ठीक, तो इसलिए ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनका मेंटेनेंस एक अलग ही होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनका मेंटेनेंस करती है। Now, BRO was established in May 1960. It aimed to accelerate economic development and strengthen defense preparedness through rapid and coordinated improvement of border roads. BRO's major achievements include construction of roads in high altitude mountains terrain joining Chandigarh with Manali, Himachal Pradesh and Leh Ladakh. This road at an average height of 4,000 meters above the mean sea level. Beside construction and maintenance of road in strategically sensitive area, BRO is also responsible for snow clearance in high altitude area. अब यहाँ पे BRO का वही है कि इनका काम ये है कि हम रोड्स बनाए जो कि डिफेंस वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। साथ ही साथ यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हम देखिए लेह लद्दाख को मनाली और इन सब से जोड़ना, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरिया में रोड क्रिएट करना, ये सारा काम इनका होता है। और इन्होंने बहुत अच्छे बहुत, जैसे एक एग्जांपल बताया कि इन्होंने इतने ऊंचे रोड, इतने पहाड़ों को काट के इन्होंने रोड्स बना लिए हैं, ताकि कल को अगर हमारे ऊपर कोई युद्ध या कुछ ऐसी वाली कोई खतरा है तो हम वहां पे पहुंच पाए। क्लियर? उसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक काम और होता है कि जो स्नो क्लियरेंस रहता है, जो हम लोग देखते हैं कि लाइक आपने कश्मीर वगैरह में देखा होगा कि पूरे रोड पे क्या हो गया, पूरे रोड पे स्नो हो गया या स्नोफॉल हुआ, ठीक है, या लैंडस्लाइड्स वगैरह हो गई, तो पूरे रोड पे यहाँ पे सब कुछ पहाड़ टूट के गिर पड़ा, मतलब लैंडस्लाइड्स वगैरह, स्नो वगैरह है, तो इन सबको क्लियर करना भी, ये पूरा क्लियरेंस का काम भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर है। Now, international highway. They are constructed with the aim to promote harmonious relationship with neighboring countries by providing effective links with India. अब देखो कुछ इंटरनेशनल हाईवे होते हैं, जैसे इंडिया से नेपाल रोड जा रही है, तो यहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह भी होती है कि ठीक है चेक कर रहे हैं, मतलब ऐसा थोड़ा ना, मतलब ऐसा तो देखो हमारा मूवमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है नेपाल वगैरह इनके साथ में, लेकिन तो भी चेक पोस्ट वगैरह रहती हैं। तो ये इंटरनेशनल हाईवेज वगैरह हैं जो कि इंडिया को अपनी नेबरिंग कंट्री से जोड़ रहा है थ्रू रोड्स। क्लियर है? सो ये कुछ इस तरीके से रोड हो गए। अब बारी आती है रेल ट्रांसपोर्ट की। रेल ट्रांसपोर्टेशन को अब हम यहां से अच्छे से समझते हैं। India has one of the longest rail network in the world. It facilitates movement of both freight and people and contribute to the growth of economy.
इन 1853 द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने कवरिंग 34 किलोमीटर। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इंडिया में लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है वर्ल्ड में। वर्ल्ड का देखें तो लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क इंडिया में है। रेल ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे लोगों का जाना हो या गुड्स हमें एक जगह पे दूसरी जगह पहुंचाना हो, ये चीपेस्ट है, रोड से भी ज्यादा चीपेस्ट है रेल। ठीक है, मैंने शायद आपको रोड में बोला था कि ये चीपेस्ट है, लेकिन रोड से ज्यादा चीपेस्ट है रेल। यहाँ पे कुछ टिकट करवाई अपने 500-100 रुपए की और पहुंच गए दिल्ली से मुंबई 500, 600, 700 जो भी टिकट हो रही है जितने की। ठीक है, अब वो ऐसे वेरी करेगा स्लीपर में, थर्ड एसी में, किस में जाना है, वैसे तो वेरी करेगा ही, लेकिन चीपेस्ट है। अगर हमें सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो जो मालगाड़ी जो होती है उसमें सामान इजीली और सस्ते में, कम रुपए में पहुंच जाता है। ठीक, पहला ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन कब हुआ था, 1853 में। इन 1853 इन फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर का ये बना था बॉम्बे से लेके थाने तक। ठीक, जो कि 34 किलोमीटर का है। आज की तारीख में देखें तो बॉम्बे थाने सब कुछ एक ही लगने लग गया है, ऐसा कुछ हमें डिफरेंस नहीं नजर आता है, सब ये बॉम्बे के पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से मुंबई से थाने तक ये 34 किलोमीटर की पहली रेलवे लाइन यहाँ पे ट्रेन दौड़ाई गई थी 1853 में। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन इंडिया। ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है इंडिया की, इंडियन रेलवे। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ठीक, इंडियन रेलवे नेटवर्क हैज ए लेंथ ऑफ 66,030 किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर ये 2015 तक का फिगर है, इसको तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। This large size put huge pressure on the centralized railway management system. Thus, railway system in India has been divided into 18 zones. अब हमने देखो भैया इंडियन रेलवे, ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये कुछ 6 लाख समथिंग होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हमने ये देखा है, आपने भी देखा होगा कि ट्रेन से बहुत ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव कर रहे होते हैं, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इन ट्रेन्स का मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे हमने रोड्स में हमने इसे कैसे क्लासिफाई कर लिया कि नेशनल हाईवे क्या है, नेशनल हाईवे क्या है, स्टेट हाईवे क्या है, रूरल रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, ऐसे करके हमने रोड्स का कॉम्पोजिशन डिवाइड कर लिया है कि इनको कौन मेंटेन करेगा, इनको कौन मेंटेन करेगा, ऐसे करके हमने सारी चीजें डिवाइड कर ली। तो वैसे ही रेलवे का क्या किया, रेलवे को 18 जोन्स में बांट दिया गया। अगर आपने आपकी ट्रेन की टिकट देखी होगी तो उसमें लिखा होगा नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो अलग अलग हमारी कंट्री को 18 जोन्स में बांट दिया गया है। वो इसलिए बांटा गया ताकि वो उन रेल का मेंटेनेंस हो पाए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमारा कंट्री इतनी बड़ी है, इसको आप कुछ इस तरीके से लें कि अगर हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, ठीक, तो इस वाले एरिया को अलग रेलवे जोन में बांटा, इस वाले एरिया जोन को अलग उसमें बांटा, इसको अलग उसमें बांटा, इसको अलग उसमें बांटा, इसको अलग उसमें बांटा। तो यहाँ की पटरी में कुछ भी खराबी आ गई, कुछ भी है तो ये सदर्न रेलवे जानेगा, यहाँ का कुछ भी है तो सेंट्रल रेलवे, यहाँ का कुछ भी होगा तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जानेगा। तो ऐसे अलग अलग 18 जोन में इसलिए बांटा कि इस एरिया में अगर कुछ भी हो रहा है, इनकी पटरी में कुछ भी छेड़खान हुई है, यहाँ पे कुछ भी इशू आ रहा है मैनेजमेंट वगैरह में, तो सदर्न रेलवे जानेगा। तो 18 जोन्स में डिवाइड करने का मकसद क्या था कि इनका मैनेजमेंट अच्छी तरीके से और कहीं भी कोई भी समस्याएं उत्पन्न ना हो, इसलिए इसको 18 जोन में बांटा गया है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। आपको ये जानना जरूरी था कि 18 जोन में क्यों बांटा गया। ठीक, क्लियर हुआ। देन कुछ इस तरीके से कि सेंट्रल, ईस्टर्न, ईस्टर्न सेंट्रल, ईस्ट कोस्ट, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ जोन्स में बांटा गया है और इन जोन्स के एक एक हेडक्वार्टर है कि सेंट्रल में मुंबई है, ईस्टर्न में कोलकाता है। ठीक है, तो इनके एक एक हेडक्वार्टर्स बना दिए गए हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि जहां आप रह रहे हैं वो वहां का रेलवे स्टेशन, वहां पे ये कौन से जोन में आता है, वहां पे ये कौन से जोन में आता है, आपके आसपास का जो नजदीक का रेलवे स्टेशन है वो किस जोन में आता है, आपको ये देखना है बस। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये 18 जोन्स क्यों बनाए गए हैं, इनका पर्पस क्या है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्लियर।
सारी चीजें आपको समझ में आई, ये वाली सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हैं। आई होप चीजें आपको यहाँ पे सेंस कर रही हैं कि यहाँ पे क्यों बांटा गया है। ये फैक्चुअल चीज है, तो ये आप पढ़ेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न है, सदर्न है, साउथ सेंट्रल है, साउथ ईस्टर्न है, तो ये जो फैक्चुअल चीजें हैं इनको आप देखेंगे, ठीक है। बाकी मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको ये बता दूं कि इन 18 जोन्स में क्यों डिवाइड किया गया है। क्लियर? नाउ development of railways in India. Railways were developed in India by Britisher for exploitation of resources. Area around towns, raw material, producing areas, areas having plantations, areas of commercial crops, hill station, containment zones are well connected by railways by Britishers. After independence, railway has been extended to remote and backward area of country. अब देखा जाए तो रेलवे हमने देखा था 1853 में। 1853 में पहला, अभी तो मैंने बताया था 1853 में पहला मुंबई से थाने तक ट्रेन दौड़ाई गई। तो ब्रिटिशर्स ने रेलवे पे ध्यान देना शुरू किया। उनका मकसद एक ही था कि उनको रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है। तो उन्होंने कहां कहां पे ट्रेन चलाई, जहां जहां पे उनको रिसोर्स रिच रीजन लगे, पोर्ट वाले एरिया में और जहां मेजर सिटीज थी, तो उन्होंने कुछ एरियाज में उन्होंने ट्रेन का कंस्ट्रक्शन मतलब रेलवे लाइन बिछाई, वहीं पे ट्रेन चलाई जहां से वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर पाए, और पोर्ट एरियाज में कि वहां से मतलब वो पोर्ट तक वहां तक ट्रेन जा पाए ये सामान लेके। लेकिन क्या हुआ, आजादी के बाद में फिर हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू किया। हमारी सरकार ने जहां जहां ट्रेन नहीं गई थी वहां पे भी बैकवर्ड एरिया, रिमोट एरिया, इवन आज भी देखें तो आज भी नए नए रेलवे स्टेशन बनते हैं, नई नई पटरियां डलती हैं। उनका पर्पस यही होता है, क्या होता है पर्पस, कि हर एरिया में ट्रेन पहुंचे, और ट्रेन से क्योंकि लोग आसानी से चले जाते हैं, ना कोई झंझट, ट्रेन में बैठो, चलाने वाला चला रहा है, अपन तो बैठे, पहुंचा देगा 2-3 घंटे में, 4 घंटे में, 10 घंटे में, जो भी आपकी जर्नी का टाइम है, और कम रुपए में पहुंचा रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? नाउ यहां पे अब हम क्या देखते हैं, यहां पे हम थोड़ा सा ट्रेन का वो देखते हैं कैसे इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। स्टीम इंजन्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन। दिस हैज इंक्रीज्ड स्पीड एज वेल एज हॉलेज कैपेसिटी ऑफ रेलवे। रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम इंजन रनिंग ऑन एन कोल हैज इंप्रूव्ड द एनवायरनमेंट। ठीक है, द डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम पहले देखते थे कि पहले स्टीम इंजन, कोयले से ट्रेन चलती थी, ठीक है, कुछ इस हिसाब से आप पहले की उसमें धुआं देखते होंगे, लेकिन आज के टाइम में आप कुछ इस हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। डीजल इंजन आ गए, इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल रही है, डीजल से ट्रेन चल रही है, और हमने इस कोल वाले इंजन को रिप्लेस कर दिया है। तो पहले कुछ इस तरीके से चलता था, लेकिन आज की तारीख में आप कुछ इस तरीके से देखते हो। तो स्टीम इंजन को हमने डीजल, डीजल को इलेक्ट्रिक, आज की तारीख में डीजल और इलेक्ट्रिक हमें दोनों देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे ट्रेन पटरियां पे दौड़ रही है। The development of Konkan Railway in 1988 has been a very important achievement. It ran along the west coast and provide direct link between Mumbai and Mangalore. इस कोंकण रेलवे पे हम 2 मिनट बाद में आते हैं, पहले दूसरी चीजें समझते हैं। मेट्रो रेल हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कोलकाता एंड दिल्ली। रेलवे स्टिल कंटिन्यू टू बी अ मेन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मासेस। द रेलवे नेटवर्क इज लेस डेंस इन हिल एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सेंट्रल इंडिया एंड राजस्थान। यहाँ पे क्या है, फिर हमने आज की तारीख में मेट्रो रेल भी देख रहे हैं, लाइक दिल्ली में तो हम कहते हैं कि जो दिल्ली की मेट्रो है, इट इज अ लाइफलाइन फॉर अ दिल्ली। कोलकाता, आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी, मतलब जयपुर, लखनऊ, आजकल तो हम देख रहे हैं हर शहर में मेट्रो पे गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक। फिर हमें क्या देखना है, ये जो रेलवेज हैं, ये रेलवेज देखा जाए तो इनका जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहां पे, थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया है वहां पे इनकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि वहां माउंटेन वाला है। राजस्थान में भी अपने इश्यूज हैं, बिजली वगैरह की थोड़ी सी समस्या है उधर, तो वहां भी ट्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन वहां सरकार कोशिश कर रही है कि वहां ज्यादा से ज्यादा रेल नेटवर्क पहुंचे, चाहे राजस्थान वाला एरिया हो वहां पे भी, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? सो कुछ एरियाज हैं जहां पे इनका डेवलपमेंट आज भी नहीं हुआ है। आज भी हम ये नहीं बोल सकते कि हर कोने में ट्रेन चली गई है, आज भी रेल नेटवर्क की कमी है, जिसपे कि सरकार वर्कआउट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन पहुंचे। अब हमें थोड़ा सा कोंकण रेलवे स्टेशन का समझना है, जो कि यहाँ पे रहा, हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कोंकण रेलवे स्टेशन की क्या, कोंकण रेलवे नेटवर्क की क्या कहानी, रेलवे स्टेशन नहीं, कोंकण रेलवे की क्या कहानी है। Construction of Konkan Railway in 1998
was an important achievement of Indian Railway. It is a 760-meter long rail route connecting Roha in Maharashtra and Mangalore in Karnataka. It is considered an engineering marvel. It crosses 146 river streams, nearly 2,000 bridges and 91 tunnels. The state of Maharashtra, Goa and Karnataka are partner in this undertaking. ये जो कोलकन रेलवे लाइन डली है इसको हम इंजीनियर मार्वल कहते हैं, क्योंकि उस समय मतलब हमारे इंजीनियर्स ने इसे कर दिखाया। क्यों कर दिखाया? क्योंकि मात्र है तो 760 किलोमीटर, लेकिन आप ये देखो कि ये 146 रिवर को क्रॉस करती है इस ट्रेन की पटरी। फिर यहाँ पे 2000 ब्रिजेस के ऊपर से ट्रेन निकलती है और 91 टनल्स को ट्रेन पार करती है। मतलब कुछ इस हिसाब से आप देखो, ये जो झरना दिख रहा है ये कोरकन रेलवे स्टेशन मतलब कोरकन रेलवे लाइन का है। यहां से ट्रेन निकल रही है, यहां से कुछ इस तरीके से ब्रिज बना के लंबी से लंबी नदी पे ब्रिज बना के निकाला। बहुत सारे पहाड़ थे तो पहाड़ को काट के टनल बना के ट्रेन को निकाला। तो इसलिए ये जो कोंकण रेलवेज है ये इसलिए हम इसे इंजीनियर मार्वल कहते हैं कि यहाँ पे ट्रेन जाना एक नामुमकिन जैसा था, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे भी कंस्ट्रक्ट करके हमारे इंजीनियर्स ने इस रेलवे लाइन को बिछाया और वो करके दिखाया। आप इस रूट पे जाएंगे तो बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखेंगे, बहुत ही खूबसूरत होगा। यहाँ पे जो ट्रेन है वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका ये 3 स्टेट से होके गुजरी है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। इंडियन रेलवे वाली चीजें भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब बारी है हमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करने की। वाटर ट्रांसपोर्ट में हम किसके बारे में बात करेंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट में हम लोग बात करेंगे इनलैंड वाटरवेज और ओशनिक वाटरवेज। तो इन दोनों ट्रांसपोर्टेशन को हम एक एक करके समझते हैं। So water transport, it is the cheapest means of transport for carrying heavy and bulky material as well as passenger service. It is a fuel efficient and eco-friendly mode of transport. The water transport is of 2 types, that is inland waterways and oceanic waterways. अब देखो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या चीपेस्ट मोड कहा जाता है। अब चीपेस्ट में तो आप बोलोगे सर सभी चीपेस्ट है, ऐसा देखा जाए तो एयर को छोड़ के सभी चीपेस्ट है। और आजकल एयर ट्रांसपोर्ट पे भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है दिन ब दिन कि ज्यादा से ज्यादा लोग एयर ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर पाए। साथ ही साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, तो वो लोग भी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले एयर ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने लग गए। एयर ट्रांसपोर्टेशन की भी पहले की अपेक्षा प्राइजेस थोड़े से कम हुए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कंपनियां आ गई हैं। तो जो कम रुपए में लेके जाएगा उससे लोग ट्रेवल करेंगे, तो ज्यादा कंपनी आती, ज्यादा कंपटीशन होता है, तो थोड़ा सा प्राइस हो जाते कम। ठीक, अब आते हैं हम तो वाटर ट्रांसपोर्ट पर। वाटर ट्रांसपोर्ट देखो बेसिकली देखा जाए तो ज्यादातर, मैं अगेन शब्द यूज कर रहा हूं, ज्यादातर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में यूज किया जाता है। लोग कम ट्रैवल करते हैं ट्रैवल, लेकिन मैंने शब्द यूज किया कम ट्रैवल करते हैं। सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इंडिया से सामान हमें यूएस भेजना है तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग होगा। जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम होते हैं अधिकतर वाटर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही होते हैं। अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज, दूसरा होता है ओशियनिक वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज से हम क्या समझेंगे कि जो एक देश में ही होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारी गंगा नदी है, अब गंगा नदी से हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है, ठीक, तो वो हम इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से कर लेंगे। वाराणसी से कहीं मान लो सामान पहुंचाना है, या मुझे रिवर नर्मदा से कहीं सामान पहुंचाना है, तो इनलैंड वाटरवेज मतलब देश की नदियों में आप सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो ठीक है। ओशियनिक वाटरवेज वही, इसमें हमें समुद्र के जरिए हम कहीं पे सामान भेज रहे हैं या लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों। ठीक, क्लियर हुआ? नाउ सबसे पहले हम क्या समझते हैं? सबसे पहले हम इनलैंड वाटरवेज को समझेंगे, देन हम लोग जाएंगे ओशियनिक वाटरवेज पे। तो हम लोग जाते हैं इनलैंड वाटरवेज पे। Inland waterways was before the introduction of railways, and inland waterways was a chief mode of transport. But with the time, its importance reduced due to tough competition from road and rail transport. Moreover, diversion of water for irrigation purpose made the inland waterways non-navigable in large part of the courses. एक समय पे देखा जाए तो inland waterways में चांदी थी, लेकिन रोड और रेलवेज के आने की वजह से inland waterways पूरा ठप हो गया। एक टफ कंपटीशन झेलना पड़ा inland waterways को, सॉरी इंडियन बोल रहा हूँ, इनलैंड वाटरवेज को एक टफ कंपटीशन झेलना पड़ा। किससे टफ कंपटीशन झेलना पड़ा? इनको टफ कंपटीशन झेलना पड़ा
रोड से और रेल ट्रांसपोर्ट से, तो इसकी वजह से ये ठप पड़ गए। देखा जाए तो क्या देखा जाए, आज की तारीख में अगर हम देखें तो एक और रीजन है इनके कम पड़ने का, मतलब इनलैंड वाटरवेज कम हो गए, क्योंकि जो नदियों का पानी है वो लोग किसान लोग इरिगेशन पर्पसेस वगैरह से ले सकते हैं, तो वाटर नेविगेबल नहीं होता, मतलब कि इन शिप्स को चलने के लिए, इन छोटी छोटी नावों को चलने के लिए भी पानी अच्छा खासा होना चाहिए। अगर अब हम देखें, जैसे ये एग्जांपल, ये नदी है, इस नदी का पानी कम हो गया, इस नदी का पानी कम हो गया क्योंकि यहाँ से किसानों ने ले लिया, वैसे भी आजकल पानी कम होते जा रहा है, पेड़ भी काट रहे हैं, यहाँ पे भी किसानों ने ले लिया, यहाँ से कोई नहर चली गई, एक कैनाल चले गया, तो पानी कम हो गया। अब पानी कम होता है तो पत्थर रहते हैं, तो ये शिप वगैरह ये पत्थर में टकरा नहीं जाएंगे जो नाव होंगी, तो पानी भी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए इन शिप्स को चलने के लिए। तो एक रीजन ये भी है, एक पहला रीजन क्या था कि रोड और रेल ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो गए तो इनलैंड वाटरवेज कम हो गया। दूसरा ये है कि इरिगेशन पर्पसेस वगैरह के लिए पानी लोगों ने ले लिया, तो पानी नेविगेबल, वहां पे शिप वगैरह चलने लायक नहीं बचा, इतना पानी नहीं था, तो एक रीजन वो भी है। ठीक, now India has 14,500 kilometer of navigable waterways which accounts for about 1% of country's transportation. It include river, canal, backwater, creeks, etc. At present 5,685 kilometer of major river are navigable by mechanized flat bottom vessels. अब यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में मात्र 1% ट्रांसपोर्टेशन जो है, मात्र 1% टोटल ट्रांसपोर्टेशन का, अगर मैं ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे कि इंडिया में रेल, रोड, एयर, वाटर, वाटर में भी इनलैंड जो है ये मात्र कितने परसेंट बचा, ये मात्र 1%, 1% सिर्फ 1% सिर्फ इनलैंड से होता है, रेल, रोड, एयर, वाटर, इन सब में से, ठीक है, मात्र 1% होता है इनलैंड वाटरवेज में। इन्होंने कुछ कुछ और जो होता है वो कुछ नदीज में, कुछ बैक वाटर मतलब जहां डूब का पानी हो, कुछ क्रीक्स वगैरह मतलब कुछ पहाड़ों में, जंगलों में से पानी निकल रहा हो वो, ठीक है, तो यहां से यहां पे इनलैंड वाटरवेज हमारा कहीं कहीं वर्क कर रहा है, कुछ उन नदियों में जहां पानी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, बहुत ज्यादा पॉलिसीज लेके आ रही है गवर्नमेंट। इनलैंड वाटरवेज पे वर्क इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि और भी सस्ता पड़ेगा। अगर यहाँ से हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे तो बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट है, फ्यूल भी नहीं लग रहा है ज्यादा, वो नहीं है, इको फ्रेंडली है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले देखें तो। क्लियर, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है। इनलैंड वाटरवेज में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको इतना ही जानना है इनलैंड वाटरवेज छप क्यों पड़ा, इतना आपको देखना है। अब इनलैंड वाटरवेज को मैनेज कौन करता है, देखरेख कौन करता है, तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी विच वाज सेट अप इन 1986 is responsible for development, maintenance and regulation of national waterways in country। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है जो कि 1986 में सेटअप हुई थी, और इसका काम है, इसका काम क्या है कि मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज जो रहता है इनके ऊपर रहता है, ठीक है। सम ऑफ द वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट। कुछ कुछ एरिया को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिया, मतलब गवर्नमेंट उस पर क्या करिए, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है कि हाँ इस नदी में इन दो शहरों के बीच में हम कनेक्टिविटी ला सकते हैं पानी के थ्रू। ठीक, समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर हो गई है। कौन सी अथॉरिटी है, जैसे हाईवे का क्या है, हाईवे का NHAI है, वैसे इनलैंड वाटरवेज का, इनलैंड वाटरवेज का लिए कौन है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, इनलैंड वाटरवेज के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है। क्लियर है, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब बारी आती है ओशियनिक रूट्स की। These play an important role in transport sector of Indian economy. India's vast coastline of about 7,517 kilometer, including island, make it suitable for this type of transport. India has 12 major and 185 minor ports which provide infrastructural supports to oceanic route. About 95% of Indian foreign trade by volume and 70% by value move through ocean routes. These routes are used for international trade as well as transportation between island and rest of the country. अब हमारे यहाँ देखो ओशियनिक रूट्स का बड़ा वो है क्योंकि इसमें हमारी जो कोस्ट लाइन है, अगर आप देखो यहाँ पे मैं सारी चीजें हटाऊं तो अगर आप कोस्ट लाइन ही देखो तो हमारी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इंडिया का जो हम लोग देखें फिजिकल वाली जो चीजें हैं, फिजिकल
जो स्ट्रक्चर है वो हमारा समुद्र से अच्छा खासा, हमारी अच्छी खासी कोस्ट लाइन है, तो इसलिए हमारे यहाँ ओशनिक ट्रेड बहुत अच्छे खासे से हो जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 185 तो छोटे छोटे पोर्ट्स हैं और 12 बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, ठीक है। 95% जो गुड्स जो हमारे जाते हैं विदेशों में वो ओशनिक रूट से जाते हैं और 5% लैंड या एयर के थ्रू जाते हैं, ठीक है। लैंड और एयर दोनों का कॉम्पोजिशन है उसमें, ठीक है। तो 95% जो होता है, 95% हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो ओशनिक रूट से होता है। क्लियर है। ओशनिक रूट्स कहां पे ज्यादा हैं? ओशनिक रूट्स अगर देखें तो ओशनिक रूट्स का हमें मेन देखने को मिलता है, कहां पे देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। बाकी जो लोग हैं अधिकतर वो लोग ओशनिक रूट्स की बजाय प्लेन से जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे जो ओशनिक रूट्स है, ओशनिक रूट्स यहाँ पे गुड्स का रोल ज्यादा है, यहाँ पे गुड्स का रोल ज्यादा है, यहाँ पे सामान को एक जगह दूसरे जगह ले जाने में गुड्स का रोल ज्यादा है कंपेरेबल पीपल, ठीक है। समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, इस चीज में आपको कोई भी समस्या नहीं है, आई थिंक सो। इतना मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। नाउ ओशनिक रूट्स यहीं पे खत्म होता है, लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हम यहाँ पे खत्म करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में कुछ भी टेक्निकलिटीज जैसा कुछ भी नहीं था, इनलैंड एंड ओशनिक रूट्स था, बहुत ही सिंपल सा था जो कि हमने मतलब 10-1 मिनट में शायद खत्म कर लिया है। अब बारी आती है एयर ट्रांसपोर्ट की। एयर ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चकाचौंध, और आज के टाइम में हम लोग देखें मतलब आगे आने वाले समय में तो दिन ब दिन इन प्लेनों में बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ओशनिक ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे यहां इस तरीके से प्ले करता है, ठीक। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट, ओशनिक ट्रांसपोर्ट बोल दिया मतलब एयर ट्रांसपोर्ट। Air transport, it facilitates the fastest movement of goods and passengers from one place to another. It is a good for country like India, which is big in size and have diverse terrain and climatic condition. Air transport in India was started in 1911 over a short distance of 10 km from Allahabad to Naini, but the real development took place after the independence. सबसे पहले देखो प्लेन कब इंडिया में मतलब चलाए गए, तो ये 10 किलोमीटर की दूरी पे चलाए गए। इलाहाबाद से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी तक, इन 10 किलोमीटर के रेंज में हवाई जहाज की पहली उड़ान हुई। देखा जाए तो सबसे फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यही है। हमें कहीं भी पहुंचना हो हम तुरंत पहुंच जाते हैं, मतलब अगर दिल्ली से बेंगलुरु भी जाना हो तो 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, वही ट्रेन में 36 घंटे लग जाएंगे हमें, ठीक है। मोर देन 24 आवर्स लगेंगे, 30, 36, 32 ट्रेन पर डिपेंड करता है, बट मोर देन 24 आवर्स लगते हैं। सो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, फटाफट 2-2.5 घंटे का सफर होता है। हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन चीजें यहाँ पे फटाफट हो जाती है। इसका रियल डेवलपमेंट हुआ था आजादी के बाद में। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में जो प्लेन्स वगैरह हैं इनका रियल डेवलपमेंट कब हुआ था? इनका रियल डेवलपमेंट हमने देखा आजादी के बाद में सबसे ज्यादा सही हुआ था। 1911 में पहली उड़ान तो भरी थी इलाहाबाद और नैनी के बीच में। अगेन फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बाकी मतलब एमसीक्यू वाला पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। समझ में आया? पहले ट्रेन कब चलाई गई, पहला ये एयर ट्रांसपोर्टेशन कब चलाया गया, इस चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ, efficient air traffic aeronautical communication services in Indian airspace. It manages 125 एयरपोर्ट, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एयरपोर्ट को मेंटेन करने है, अच्छी सेफ जर्नी हो आपकी, और सारा जो ये इनका जो कम्युनिकेशन होता है, जो ऊपर भी जो हम देखते हैं जो प्लेन का जो कम्युनिकेशन होता है, ये सब कुछ कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ, एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है। ये कितने एयरपोर्ट मैनेज कर रही है? 125। अभी तक ये 125 प्लस कर लो, क्योंकि अब और एयरपोर्ट बन गए, तो 125 प्लस एयरपोर्ट ये मेंटेन कर रही है। नाउ पवन हंस लिमिटेड provide helicopter services in hilly areas and also to petroleum sector. Its services are widely used by tourists in northeastern areas. हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी चलते, तो जो पवन हंस लिमिटेड है इनका हेलीकॉप्टर सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, और भी कहीं लगता है तो पवन हंस लिमिटेड एक आपको नाम यहाँ ध्यान रखना है। अगेन फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर है? चीजें समझ में आ गई है आपको। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे एयर इंडिया वगैरह इन सारी चीजों को समझते हैं। एयर इंडिया को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं।
Now Air India, it is a corporation of India which provide domestic and Indian air services for both passenger and cargo traffic. It connect all continents of world through its services. Now private companies have also started domestic as well as foreign operation. In 2010 domestic movement involved 520.21 lakh पैसेंजर एंड अबाउट 23 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ कार्गो। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम देखें आज की तारीख में देखें तो एयर इंडिया आपने नाम सुना होगा जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आज की तारीख में एयर इंडिया के अलावा और भी जो है लाइक आप इंडिगो देख सकते हैं, एयर एशिया, गो एयर, विस्तारा, अलग अलग तरीके की फ्लाइट्स, अलग अलग तरीके की एयरलाइंस है, फॉरेन नेशनल्स, मतलब ठीक है इंडिया की भी है, कुछ बाहर की भी है। तो आज के टाइम में हम लोग ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपनी एयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। फिर डे बाय डे हम लोग ये देख रहे हैं, डे बाय डे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका का जो नेशनलाइज प्लेन होगा वो भी, मतलब हर जगह का प्राइवेट प्लेयर भी है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वो है। आज की तारीख में तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, फ्रांस से प्लेन यहाँ आ रहा है तो फ्रांस की कंपनी का यहाँ आए कई प्लेन, ठीक है। सो सब लोग उसमें लगे हैं, कैपिटलिज्म का जमाना है आज के टाइम में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ एयरलाइंस इन इंडिया, एयरलाइंस की हम हिस्ट्री को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की एयरलाइंस की क्या हिस्ट्री है, इसे हम थोड़ा सा जानते हैं। तो भैया अब अपन जान लेते हैं अपनी हिस्ट्री, किसकी, एयरलाइंस की हिस्ट्री जान लेते हैं कि इंडिया में पूरी जो एयरलाइंस है, ये कंपनी जो आज आप देख रहे हो, ये क्या थी पहले इंडिया में कैसे एयरलाइंस थी, उनको थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। अच्छा एक चीज और, इसका एयर इंडिया का एकदम मैंने आपको डिटेल्ड वाला एक वीडियो है मेरा, कहाँ पे है मेरा, जो ज्योग्राफी के आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे, अगर आप देखोगे ज्योग्राफी के उसमें, तो जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है ना, उस पर मैंने आपको यहाँ पे क्या है, उस पर मैंने एयर इंडिया का एकदम डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से समझा है कि एयर इंडिया में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर किसको और डिटेल में जाके समझना हो तो जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है आप एक बार वहां उस वीडियो को चेक कर लेना, ठीक। यहां मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूं, लेकिन तो भी मुझे विश्वास है ये ब्रीफ वाला भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। In 1911, एयर ट्रांसपोर्ट वॉज लॉन्च बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी, ये वाली आपको पता है कि 1911 में पहली बार हुआ था। इन 1947 जब देश को आजादी मिली, एयर ट्रांसपोर्ट वॉज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज, नेमली इंडियन नेशनल एयरवे, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड डेक्कन एयरवेज। 1947 में 4 कंपनी के एयर ट्रांसपोर्ट थे, ठीक है। ये जो टाटा सन्स लिमिटेड है यही है एयर इंडिया। आपको पता होगा कि एयर इंडिया पहले टाटा कंपनी की थी, आज वापस एयर इंडिया को किसने ले लिया है, वापस टाटा कंपनी ने ही ले लिया है। तो घूम फिर के जो हम कहते हैं ना, घूम फिर के वहीं आती, तो पहले टाटा कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड के नाम से थी, अब एयर इंडिया के नाम से, और एयर इंडिया को आज की तारीख में टाटा ग्रुप ने ही खरीदा है, ठीक है। तो 1947 में क्या हुआ, 1947 में 4 कंपनीज थी, फिर 1951 में 4 कंपनीज और आ गई, तो मतलब टोटल 8 हो गई। इन 1951 4 मोर कंपनीज ज्वाइन द सर्विस, दैट इज भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया एंड कलिंगा एयरलाइंस। तो 1951 में 4 और आ गई, टोटल 8 हो गई। In 1953, air transport was nationalized and 2 corporations, Air India International and Indian Airlines were formed. लेकिन 1953 में क्या हुआ, नेशनलाइज कर दिया गया। अगर आपको पता हो तो इनिशियली जो हमारी गवर्नमेंट थी वो किस पे ध्यान दे रही थी, इनिशियली हमारी गवर्नमेंट सोशलिस्ट टेंडेंसी के टुवर्ड ज्यादा थी, तो जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स थे उन सबको खत्म कर दिया गया और इन सबको नेशनलाइज, मतलब सरकार ने नेशनलाइज कर दी, सारी कंपनी की मालिक सरकार खुद बन गई और 2 गवर्नमेंट ने कंपनी बना दी। एक कंपनी बना दी एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। सो इसको कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1947 में कितनी कंपनीज थी, 1947 में 4 कंपनीज थी। फिर 1951 में कितनी कंपनी आ गई, 1951 में 4 और आ गई, 4 मोर। सो टोटल 8 कंपनियां आ गई, 8 कंपनीज आ गई थी, ठीक है, टोटल 8 कंपनीज आ गई थी। लेकिन 1953 में क्या हुआ, 1953 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट ने सारी चीजें नेशनलाइज कर दी, इन कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया और 2 कंपनी बची, ओनली 2 कंपनीज। और वो 2 कंपनी कौन कौन सी थी, वो 2 कंपनी कौन कौन सी थी, एक बार उनका नाम चेक करते हैं फिर से। वो 2 कंपनीज थी एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइन,
एयर इंडिया इंटरनेशनल, एयर इंडिया इंटरनेशनल, एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, और इंडियन एयरलाइंस इनका नाम था, और इंडियन एयरलाइंस, ठीक, इतना ध्यान है आपको। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो इंडियन है, ये इंडियन एयरलाइंस ही था, ठीक है, ये जो इंडियन है ना, जो इंडियन एयरलाइंस दिखाया मैंने, वो वही था, ठीक। तो ये दो नाम से कंपनी बची, कौन कौन से नाम से बची? एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस। तो एयर इंडिया इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए था, मतलब फॉरेन, और इंडियन एयरलाइंस जो थी वो डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए था। लेकिन कुछ समय बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इन दोनों को भी मर्ज कर दिया। इन दोनों को मर्ज क्यों कर दिया? क्योंकि ये दोनों गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी। तो हो यह रहा था कि एयर इंडिया इंटरनेशनल भी लॉस में चल रही थी और इंडियन एयरलाइंस भी लॉस में चल रही थी। तो ये दोनों कंपनी लॉस में चल रही थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा इन दोनों को मर्ज कर देते, थोड़ा सा लॉस कम होगा और कम से कम ऐसा रहेगा कि एक कंपनी का घाटा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज करके एयर इंडिया बना दिया। सिर्फ आज के जो फिर आप जो एयर इंडिया ये जो देख रहे थे ना, एयर इंडिया, तो ये इन दोनों कंपनियों को मर्ज करके गवर्नमेंट ने क्या किया, इन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया बना दिया कि इन दोनों कंपनी के लॉसेस कम हो जाएंगे और जो लॉस होगा वो एक कंपनी का शो होगा। तो वहां से एयर इंडिया का जन्म हुआ। अब एयर इंडिया आ भी गया भैया, तो एयर इंडिया भी लॉस में चल रहा था। फिर अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, गवर्नमेंट उसको बहुत ज्यादा प्राइवेटाइज, गवर्नमेंट उसको बेचने के चक्कर में थी। रिसेंटली एयर इंडिया को वापस किसने खरीद लिया? वापस खरीद लिया टाटा सन्स ने। तो घूम फिर के एयर इंडिया आ गया टाटा सन्स के पास में, और टाटा सन्स से गवर्नमेंट ने लेके इसका नाम बदल के इसको नेशनलाइज कर दिया था। क्लियर है? समझ में आ गया? सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इंडियन एयरलाइंस की आपको हिस्ट्री यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई है, ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है। जितनी हिस्ट्री मैंने बताई उतनी आपको जानना है, और डिटेल में जाना है तो आप कहाँ पे देखेंगे, आप वहां पे जाके ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अब ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस के बारे में, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का क्या रोल है? ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का वही रोल है कि कुछ भी चीजें लाइक पेट्रोलियम वगैरह हमें पहुंचाना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती। सो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस को थोड़ा सा समझते हैं। Pipelines are convenient and best means of transporting liquid and gases over long distances. These can also transport solid after converting them into slurry. अब देखो पाइपलाइन का बेसिकली पर्पस क्या है, हमें पेट्रोलियम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ये पूरा पाइपलाइन का स्ट्रक्चर होता है। हमें कुछ भी गैसेस हो, कुछ भी सॉलिड सब्सटेंस हो, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें पाइपलाइन के थ्रू सारी चीजें हो जाती है। तो इसे भी हम एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम वगैरह सारी चीजें इनके थ्रू जा रही है। सो ये पाइपलाइन का पर्पस हो जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। अब यहाँ पे कौन? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए। ये जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस हम एक जगह से दूसरी जगह, ये जो हम थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू जो जाती है, इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये फैक्ट आपको याद करना है, ठीक है, ये वाला जो फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको याद करना है, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ऑयल इंडिया लिमिटेड किसके अंडर आता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। इट इज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एशियाज फर्स्ट अक्रॉस पाइपलाइन। ठीक है, इसका इन्होंने एक एशिया की पहली पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की थी, क्रॉस पाइपलाइन, ये इसका मेजर अचीवमेंट है। और वो पाइपलाइन कौन सी थी? वो पाइपलाइन थी ये वाली पाइपलाइन की आसाम से नाहरी कटिया ऑयल फील्ड से निकल के बौरानी रिफाइनरी जो बिहार में वहां तक। और इसका पूरा डिस्टेंस कितना था? इसका पूरा डिस्टेंस है 115 किलोमीटर। 115 किलोमीटर ये फिर 1966 में बिहार से इसको कानपुर तक इस पाइपलाइन को लेके आया गया। तो आप सोचो कि आसाम कहाँ है, बिहार कहाँ है, फिर बिहार से कानपुर यूपी लेके गया। इतनी लंबी पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की किसने? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। तो ये इनका एक मेजर अचीवमेंट है। क्लियर है? एक बार हम इनको सारी चीजों को मैप पे मार्क कर लेंगे। अभी आप फॉर टाइम बीइंग आप ऐसे रेफरेंस पे ले लीजिए कि कहीं हमें आंसर्स में फैक्ट एंड फिगर्स को कोट करना हुआ तो आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं? आप इन चीजों को कोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीजें आपको यहाँ पे बता दी। बाकी ये चीजें हम एक बार मैप वर्क में और डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको इनके डिटेल में जाना है तो आप कहाँ जा सकते हैं? टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई है, अगर आपको और डिटेल में जाके समझना है तो। अब बारी आती है कम्युनिकेशन नेटवर्क की।
कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तो खूब सारा पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं। कम्युनिकेशन क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन बेसिकली मींस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, हम किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, हम किसी से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सारा पार्ट हो गया कम्युनिकेशन का। ठीक है, ये सारा पार्ट हो गया कम्युनिकेशन का। अब देखो कम्युनिकेशन भी समय के साथ साथ में इवॉल्व हुआ है। पहले आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, जो कबूतर है वो कबूतर क्या करता था, वो पक्षी वो खत पहुंचाता था राजा महाराजा के पास, और ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से चलती थी। ठीक, बाद में हमने देखा कि कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे टाइपराइटर, हम इनको कुछ भी कहें वो लिख देते थे, राजा महाराजा के समय पे वो आया। फिर हमने देखा तो ऐसे कुछ ट्राइबल्स में आज भी अगर आप देखिए कुछ भी करें तो ये ढोल नगाड़े बजा के ये अपने कुछ जो इनके कोड वर्ड ही कह दो अपनी लैंग्वेज में, कुछ इस हिसाब से कम्युनिकेट करने लग गए। पोस्ट ऑफिस आया, पोस्ट ऑफिस से बहुत दिन में खत पहुंचते थे, ऐसा नहीं है कि आज जाला कल, 8-8 10-10 दिन में खत पहुंच रहे हैं। फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर, टेलीफोन, ये वाले टेलीफोन आए, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ इस तरीके के टेलीफोन्स आए, तो इस तरीके के टेलीफोन से हम लोग बात करने लगे। फिर न्यूज़पेपर जगह जगह पहुंचने लगा ऑन द डेली बेसिस। पहले ऐसा होता था कि न्यूज़पेपर सिर्फ दिल्ली वगैरह जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी, जो प्रोमिनेंट सिटीज थी, जो प्रोमिनेंट अर्बन एरियाज थे इंडिया के, सिर्फ वही न्यूज़पेपर अवेलेबल था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं गाँव हो या कहीं पर भी न्यूज़पेपर पहुंच जाता है सभी के यहाँ। ठीक है, सो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आप देखिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है वैसे वैसे कम्युनिकेशन में भी एडवांसमेंट आया है, वैसे वैसे कम्युनिकेशन में भी चेंज आया है। आज के टाइम पे तो इंटरनेट वगैरह आ गया तो और ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। Now, on the basis of scale and quality, the modes of communication can be divided into पर्सनल एंड मास। ठीक है, हम कम्युनिकेशन को दो उसमें कर सकते हैं, पर्सनल और मास। पर्सनल में क्या हो गया, लेटर्स, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट। ठीक है, ये सारी चीजें हम पर्सनल में डाल सकते हैं, लेटर लिख रहे हैं। इंटरनेट पर्सनल और मास दोनों में यूज हो सकता है। टेलीफोन बात कर रहे हैं, पर्सनल हमारे कोई काम में, और मास मतलब रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, मूवी हो गई। ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पब्लिक मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारा क्या हो गया, ये सारा हो गया मास कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें हो गई है मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, ये सारी चीजें एक मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस इन्फ्लुएंस होती है। जैसे आप मूवी देखने जा रहे हैं, अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्या है, बहुत सारी ऑडियंस एक साथ में इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक, क्लियर हुआ, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है ना। अब हम थोड़ा सा पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम को थोड़ा सा ब्रीफ में, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। द मोस्ट एंड बेस्ट अमॉन्ग ऑल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इज इंटरनेट विच इज वाइडली यूज इन अर्बन सिटीज। ठीक है, इंटरनेट इज द बेसिक, या इंटरनेट सबसे ज्यादा मोस्ट है, क्योंकि आज की तारीख में आप खुद सोचिए इंटरनेट के बिना आप रह नहीं सकते। आप ये वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट की मदद से देख रहे हैं ना। इंटरनेट के बिना आज की तारीख में हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि मतलब रहा नहीं जाता। और एक समय ये हुआ करता था, हो सकता है आपको तो ध्यान नहीं है, आज से 5-6 साल पहले, मतलब जब हम लोग हमारे 12th में हुआ करते थे, या जब मैं 9th या 8th में हुआ करता था, तो हम लोग क्या करते थे, एक महीने में सिर्फ 1 GB डेटा मिलता था। एक महीने में 1 GB डेटा, आपको एक दिन में 1 GB डेटा कम पड़ रहा है, 1.5 GB या 2 GB वाला रिचार्ज कर रहे हैं आप लोग। लेकिन हम महीने में 1 GB डेटा था, वो ऑन करते थे, कोई मैसेज आ जाता था वापस ऑफ कर देते थे। ठीक है, हम लोगों के टाइम पे तो इसकी सहूलियत भी नहीं थी कि हम लोग आपके जैसे से यूट्यूब से पढ़ रहे, ऐसे चैनल हो जहां से हम पढ़ के सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकें। लेकिन आपके पास सारी सुविधाएं हैं तो इन सुविधा का लाभ उठाइए। ठीक, सो इंटरनेट एक बहुत ज्यादा बेसिक यूज हो गया है आजकल। तो गांव में भी मैं ये नहीं कह सकता कि सारे गांव में इंटरनेट है, बिल्कुल नहीं है। गांव में आज भी नेटवर्क इशू है, लेकिन तो भी बहुत सारे गांव में आज भी इंटरनेट फैसिलिटीज बहुत अच्छे से उपलब्ध है। Email is the main source through which a user can directly connect with others and can also access to world of knowledge and information. New modes of internet communication have evolved after email. Internet is now used for e-commerce and for carrying most of the money transaction. अब emails वगैरह सारी money transaction, गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजें, पेटीएम, ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे इंटरनेट से अब हम लोग रुपए एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। आपने ऐसी कल्पना की थी कि क्या कभी ऐसा होगा, लेकिन चीजें कितनी बदल गई हैं इंटरनेट की वजह से। वही यूट्यूब, आपका मैसेंजर, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन,
इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी चीज़ें आप बहुत चलाते हैं, आसानी से चलाते हैं। इनमें से कुछ आप लोग नहीं चलाते होंगे, कुछ चलाएंगे, और जो नहीं चलाते वो आप भविष्य में चलाएंगे ये सारी चीज़ें। ठीक, सो इंटरनेट ने सारी चीज़ें बहुत आसान कर दी है, बहुत बढ़िया कर दी है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, वो आपको पता ही है, तो उसमें हमें जाना नहीं है। अब हम थोड़ा सा रेडियो के बारे में समझ लेते हैं, रेडियो की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग आंसर में सीधा आपसे कम्युनिकेशन एज अ होल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन शॉर्ट आंसर में आपसे रेडियो या टेलीविजन या ऐसे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके पूछा जा सकता है। ठीक, radio broadcasting was started in 1923 by Radio Club of Bombay. In short time, it gains immense popularity and part of every household in India. The government of India in 1930 took the control of this mode of communication under Indian Broadcasting System. ठीक है, यहाँ पे 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका कंट्रोल अपने पास में ले लिया। इट वॉज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो इन 1936 एंड टू आकाशवाणी इन 1957। तो आज़ादी के बाद में ये आकाशवाणी के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, आपने देखा होगा रेडियो पे यह आता है जैसे 7-8 बजे होते हैं तो वो मतलब 15 मिनट में वो न्यूज़ सुना देते हैं, एक मैडम बोलती रहती कुछ भी, क्या दिन भर में ये हुआ। तो ये गवर्नमेंट ओन था, गवर्नमेंट बैक था। ठीक है, गवर्नमेंट बैक था। ठीक, अब मैं आज भी जाता हूँ तो पता है मेरे नाना जी का एक रेडियो है, मतलब उनका रेडियो बहुत पुराना है, लेकिन वो आज भी वो रेडियो से वो 15-20 मिनट वो न्यूज़ सुनना ज़रूर पसंद करते हैं। वो शाम को बस वही वो थोड़ा सा रेडियो चालू कर देते हैं और वो सुन रहे होते हैं। अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, कहीं देखा हो, क्योंकि मैंने देखा है तो मैं आपको बता सकता हूँ। आकाशवाणी वही, यहाँ पे आप 15-20 मिनट आपको न्यूज़ सुनाई जाती है। मुझे एग्जैक्ट टाइम ध्यान नहीं आ रहा है, या तो शाम के 7 बजे है या 8 बजे है, लेकिन वो 15-20 मिनट में क्या चला है देश दुनिया में, देश में कुछ गवर्नमेंट के कुछ मेजर अनाउंसमेंट है क्या, वो सारा वहाँ पे, और वो न्यूज़ बहुत ऑथेंटिक होती है। ठीक, All India Radio broadcast various programs related to information, education, entertainment and special news bulletin on the session of parliament and state legislature. यहाँ पे सारे कुछ भी प्रोग्राम्स हो, कुछ भी एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई सेशन चल रहा है, कोई सा बिल पास हुआ, कोई सा बिल पास नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें इन रेडियोज़ पे आने लग गई हैं और रेडियोज़ भी इवॉल्व होने लग गए हैं अलग अलग तरीके से। खैर आज के टाइम में तो हम देखें तो रेडियो एक तरीके से खत्म ही हो गए, क्योंकि टेलीविजन आ गया, हम वही न्यूज़ सुन लेते हैं। ठीक है, आप मोबाइल, यूट्यूब, गूगल, इन सब पे सारी चीज़ें देख लेते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हैज़ इमर्ज एज द मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल medium of disseminating, spreading information and educating masses. The first television broadcasting started in Delhi in 1959. After 1972, several other centers became operational. In 1976, TV broadcasting services were separated by All India Radio and get a separate identity as a दूरदर्शन। तो पहली बार टीवी दिल्ली में 1959 में मतलब इसका ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। और टेलीविज़न देखो तो हम यहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों देख सकते हैं। रेडियो में यह है कि सिर्फ ऑडियो सुन रहे हम, कुछ देख नहीं पाते, लेकिन कुछ इस तरीके से पहले टीवीज आती थी, कुछ इस तरीके से पहले टेलीविज़न थे। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा पुराने टीवी कुछ इस तरीके से होंगे, अगर आपके घर में होगा भी पुराना तो आप देख सकते हैं कि पहले टीवीज कैसे हुआ करते थे। पहले ऑल इंडिया रेडियो और ये जो टेलीविज़न वाला ये दोनों कंबाइंड थे, लेकिन बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया। दूरदर्शन टेलीविज़न वाला हो गया, जिसमें दूरदर्शन वो डीडी नेशनल आप न्यूज़ सुनते हैं, और ये आकाशवाणी अलग अलग हो गया, तो उनको सेपरेट कर दिया गया। अब आज के टाइम में देखो तो भैया टेलीविज़न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नई नई तरीके की टेलीविज़न आ गई, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छी से अच्छी कंपनी 40 इंच, मतलब आप बात करते हो ना इतना बड़ा टीवी, तो वो सारी चीज़ें होती है। अब जो टीवी होती है ना, जो टेलीविज़न होती है, वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। आप कोई न्यूज़ चैनल लगाते हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा हुआ, सरकार ने ऐसा किया, तो वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो मतलब आजकल टेलीविज़न इस तरीके से हमारे अंदर घुस गया है कि वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर देता है। यूट्यूब भी है तो वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर देता है। हम मतलब जैसा वो इंसान बोलता है हमें लगता है हाँ सरकार वैसे ही करी, मतलब हमारे ब्रेन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया एक तरीके से। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, कुछ हेजेमनी, कुछ पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने यहाँ घुसा दिया अभी, लेकिन वो आप ओवर द ईयर आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे तब आप समझेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत सही हैं, आपका एकदम दिमाग खोल देते हैं, ऐसा लगता है आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक, सो ये टेलीविजन का पूरा कुछ इस तरीके से है।
नाउ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देखो सारी चीजें भैया सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा सारी चीजें हो रही है। सैटेलाइट इज एन एडवांस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, दे आल्सो रेगुलेट द यूज ऑफ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यूज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री ड्यू टू इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजन एज दे गिव कंटिन्यूअस एंड सिनॉप्टिक व्यू ऑफ लार्जर एरिया। वेरियस ऑपरेशन कैन बी डन थ्रू सैटेलाइट, वेदर फोरकास्ट, मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, सर्वेलेंस ऑफ बॉर्डर एरियाज एक्सेट्रा। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे दूसरी सारी कम्युनिकेशन टिकी हुई है, सारी चीजें सैटेलाइट के माध्यम से होती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सैटेलाइट मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं कि हमारे बॉर्डर पे कुछ हो तो नहीं रहा, ये सैटेलाइट हमें बॉर्डर की इमेजेस दे रहे हैं, ये सैटेलाइट इसमें मदद कर रहे हैं कि कहीं समुद्र में कुछ बाढ़ वार, मतलब आप लोग नहीं देखते कि पहले ही बता देते कि समुद्र में इतनी तेज हवाएं चल रही, इतनी तेज लहरें चल रही, बाढ़ आने की संभावना है, कैसे पता चलता है? सैटेलाइट की, ये सैटेलाइट की जो हमें इमेजेस मिलती है, ये इमेजेस बताती है, ये इमेजेस बताती हैं कि किस हिसाब से कि कहाँ क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कहीं कोई वार हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, उसकी इमेज कैसे मिल जाती है हमें, उसकी इमेज हमें वैसे ही तो मिलती है, मतलब सैटेलाइट के माध्यम से ही तो मिलती है। तो वेदर फोरकास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, देखो अलग अलग तरीके के सैटेलाइट भी होते हैं। नेशनल इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। ये एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए है। और ये जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये वही सारी चीजें देखता है, बाढ़ वगैरह तो नहीं आ गई, ठीक है, बाढ़ वगैरह तो नहीं आ गई, या कुछ भी स्थिति क्या है, नेचुरल कैलामिटीज, हमारे रिसोर्सेज, बॉर्डर एरियाज, ये सारा काम इनका होता है। अब सैटेलाइट जब भी हम लॉन्च करते तो क्या होता है, एक लॉन्च व्हीकल होता है। आपको कहीं भी जाना होता है तो आप एक व्हीकल, एक गाड़ी में बैठते हैं, फिर आप जाते हैं। तो सैटेलाइट भी ऐसा नहीं, सैटेलाइट की व्हीकल होती है। तो पहले तो हम लोग क्या करते थे, रशिया वगैरह यहाँ से हम इनके व्हीकल लेते थे, लेकिन आज के तारीख में इसरो में इतना अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है कि हमने हमारे व्हीकल डेवलप कर लिए हैं। और अब हम क्या करते हैं, अब हम जो दूसरी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उन सब के सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर रहा है, उन सब के सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर रहा है। आज हमने वो पावर हासिल कर ली है इस सब मामले में, थैंक्स गोज टू इसरो, ठीक है, और इसरो की पूरी टीम जिनका इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस तरीके से है, आपको इन सैटेलाइट के नाम ध्यान रखने हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, सारी चीजें आप समझ गए हैं, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया है। अगर देखो फिर से मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से समझाई है, अगर देखो कोई सी चीज छूट गई है तो मैं आपको फिर से यही बोलूंगा, आप लोग जाके क्या करेंगे, आप लोग जाके टॉपिक वाइज वीडियोस देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, मोर और एवर आप इसको समझो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो यहाँ पे अगर मान लो आपको कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो जो टॉपिक वाइज वीडियोस जो अपलोडेड है उसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें समझाई है। उसमें क्या हो, उसमें सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा उसमें गहराई में जाके समझाई है मैंने आपको, ठीक है। सो ये रहा आपका, ये था आपका क्या था, ये आपका था कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसमें हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है, सारी चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से समझी है हमने यहाँ पे। क्लियर है? आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, सारी चीजें आपको क्लियर होगी। सब मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए। गूगल पे आपको क्या करना है, गूगल पे आपको magnetbrains.com लिख के सर्च करना है, और जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, तमाम तरीके की चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन है। अगर मैं CBSE इंग्लिश मीडियम पे गया तो यहाँ सभी क्लासेस मेंशन है, ठीक है। मुझे जिस क्लास की पढ़ाई करनी होगी मैं उस क्लास पे क्लिक करूंगा। सपोज मुझे 12th की करनी है तो मैंने 12th पे टच किया। 12th पे टच करते ही 12th के जितने सब्जेक्ट के कोर्सेज है, जितने सब्जेक्ट के वीडियोस हैं, वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लास 12 ज्योग्राफी दिखेगा। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 ज्योग्राफी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के वीडियोस दिखेंगे। ये वीडियोस आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, टॉपिक वाइज अरेंज होंगे। अगर देखो वेबसाइट पे भी नहीं जाना तो एक और सोल्यूशन बताऊं, वो सोल्यूशन है कि मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप। आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वो ऐप भी बहुत स्मूथली रन करता है। वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिले तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आप लोग पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोज होते हैं वो सारे वीडियोज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल
अवेलेबल होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वन शॉट रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।